टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान सुल्तान फतेह अली साहब टीपू 1 दिसंबर 1751 4 मई 1799, जिन्हें आमतौर पर शेर-ए मैसूर या मैसूर का बाग कहा जाता है, दक्षिण भारत में स्थित मैसूर साम्राज्य का एक भारतीय शासक था। वह रॉकेट आर्टिलरी का अग्रणी था। उसने लोहे के आवरण वाले मैसूर के रॉकेट का विस्तार किया और फतहुल मुजाहिदीन नामक सैन्य मैनुअल को कमीशन किया। उसने पोलिलुर की लड़ाई और श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी सहित एंग्लो मैसूर युद्धों के दौरान ब्रिटिश सेना और उनके सहयोगियों के अग्रिमों के खिलाफ रॉकेट तैनात किए। टीपू सुल्तान और उनके पिता हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ अपने संघर्ष में और मैसूर के अन्य आसपास की शक्तियों के साथ संघर्ष में फ्रांसीसियों के साथ गठबंधन में अपनी फ्रांसीसी प्रशिक्षित सेना का इस्तेमाल किया। मराठों, सीरा और मालाबार, कोडागू, बेदनोर, कर्नाटक और त्रावणकोर के शासकों के खिलाफ 1782 में दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान कैंसर से अपने पिता की मृत्यु के बाद टीपू मैसूर के शासक बने। उन्होंने 1784 में मैंगलोर की संधि के साथ अंग्रेजों के साथ बातचीत की, जिसने युद्ध को यथास्थिति में समाप्त कर दिया। टीपू के अपने पड़ोसियों के साथ संघर्षों में मराठा मैसूर युद्ध शामिल था, जो गजेंद्रगढ़ की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ। टीपू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दुश्मन बना रहा। उसने 1789 में ब्रिटिश सहयोगी त्रावणकोर पर हमला किया। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके कारण उसे मालाबार और मैंगलोर सहित पहले से जीते गए कई क्षेत्रों को खोना पड़ा। चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में मराठों और हैदराबाद के निजाम द्वारा समर्थित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों की एक संयुक्त सेना ने टीपू को हरा दिया। वह 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम के अपने गढ़ की रक्षा करते हुए मारा गया। टीपू ने अपने शासन के दौरान प्रशासनिक नवाचार भी पेश किए, जिसमें एक नई सिक्का प्रणाली और कैलेंडर और एक नई भूमि राजस्व प्रणाली शामिल थी, जिसने मैसूर रेशम उद्योग के विकास की शुरुआत की। उन्हें चन्नपटना खिलौनों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक वर्षों। बचपन। टीपू सुल्तान का जन्म 1 दिसंबर 1751 को बेंगलो से लगभग 33 किलोमीटर 21 मील उत्तर में वर्तमान बेंगलो ग्रामीण जिले के देवनहल्ली में हुआ था। अरकाट के संत टीपू मस्तान औलिया के नाम पर उनका नाम टीपू सुल्तान रखा गया। अनपढ़ होने के कारण हैदर अपने सबसे बड़े बेटे को राजकुमार की शिक्षा देने और सैन्य और राजनीतिक मामलों से बहुत पहले ही परिचित कराने में बहुत खास थे। 17 वर्ष की आयु के बाद से टीपू को राजनयिक और सैन्य मिशनों का प्रभार दिया गया और उन्होंने अपने पिता हैदर को उनके युद्धों में सहायता की। टीपू के पिता हैदर अली मैसूर साम्राज्य की सेवा में एक सैन्य अधिकारी थे, जो 1761 में मैसूर के वास्तविक शासक बन गए थे, जबकि उनकी मां फातिमा फखर उन निसा कड़प्पा के किले के गवर्नर मीर मुइनुद्दीन की बेटी थी। हैदर अली ने टीपू को उर्दू, फारसी, अरबी, कन्नड़, बेरी, कुरान, इस्लामी न्यायशास्त्र, घुड़सवारी, शूटिंग और तलवारबाजी जैसे विषयों में प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की। भाषा। टीपू सुल्तान की मातृभाषा उर्दू थी। फ्रांसीसियों ने कहा कि उनकी भाषा मूरिश उर्दू है, लेकिन वे फारसी भी बोलते हैं। उस समय मूर्ज उर्दू के लिए एक यूरोपीय पदनाम था। मुझे भारत की आम भाषा का गहरा ज्ञान है, जिसे अंग्रेज मूर्ज कहते हैं और देश के मूल निवासी ओडोज़ेबेन कहते हैं। प्रारंभिक सैन्य सेवा। प्रारंभिक संघर्ष। टीपू सुल्तान को उनके पिता की सेवा में फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा सैन्य रणनीति का प्रशिक्षण दिया गया था। 15 वर्ष की आयु में वे 1766 में प्रथम मैसूर युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ अपने पिता के साथ थे। उन्होंने 16 वर्ष की आयु में 1767 में कर्नाटक पर आक्रमण में घुड़सवार सेना की एक टुकड़ी की कमान संभाली। उन्होंने 1775-1779 के प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध में भी भाग लिया। अलेक्जेंडर बीटसन, जिन्होंने चौथे मैसूर युद्ध पर एक खंड प्रकाशित किया था, जिसका शीर्षक था टीपू सुल्तान के साथ युद्ध की उत्पत्ति और संचालन का दृश्य, ने टीपू सुल्तान का वर्णन इस प्रकार किया। उनका कद लगभग 5 फुट 8 इंच था। उनकी गर्दन छोटी थी, कंधे चौकोर थे और वे काफी मोटे थे। उनके अंग छोटे थे, विशेष रूप से उनके पैर और हाथ। उनकी बड़ी भरी हुई आंखें, छोटी धनुषाकार भौहें और तीखी नाक थी। उनका रंग गोरा था और उनके चेहरे की सामान्य अभिव्यक्ति गरिमा से रहित नहीं थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। 1779 में अंग्रेजों ने माहे के फ्रांसीसी नियंत्रित बंदरगाह पर कब्जा कर लिया, जिसे टीपू ने अपने संरक्षण में रखा था और इसकी रक्षा के लिए कुछ सैनिक प्रदान किए थे। जवाब में हैदर ने मद्रास से अंग्रेजों को बाहर निकालने के उद्देश्य से कर्नाटक पर आक्रमण किया। सितंबर 1780 में इस अभियान के दौरान टीपू सुल्तान को हैदर अली ने 10,000 पुरुषों और 18 तोपों के साथ कर्नल विलियम बेली को रोकने के लिए भेजा था, जो सर हेक्टर मुनरो से मिलने के लिए जा रहे थे। पोलिलुर की लड़ाई में टीपू ने बेली को हराया।
360 यूरोपीय लोगों में से लगभग 200 को जीवित पकड़ लिया गया और सिपाहियों, जो लगभग 3800 थे, को बहुत अधिक हताहतों का सामना करना पड़ा। मुनरो बेली से मिलने के लिए एक अलग बल के साथ दक्षिण की ओर बढ़ रहा था। टीपू सुल्तान ने 18 फरवरी 1782 को तंजौर के पास अन्नागुड़ी में कर्नल ब्रेथवेट को हराया। ब्रेथवेट की सेना, जिसमें 100 यूरोपीय, 300 घुड़सवार, 1400 सिपाही और 10 फील्ड पीस शामिल थे, औपनिवेशिक सेनाओं का मानक आकार था। टीपू सुल्तान ने सभी बंदूकें जब्त कर लीं और टुकड़ी को बंदी बना लिया। दिसंबर 1781 में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से चित्तूर पर कब्जा कर लिया। 6 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु के समय तक टीपू सुल्तान ने पर्याप्त सैन्य अनुभव प्राप्त कर लिया था। कुछ इतिहासकार हैदर अली की मृत्यु को 2 या 3 दिन बाद या पहले बताते हैं, क्योंकि फारसी में कुछ अभिलेखों के अनुसार हिजरी तिथि 1 मुहर्रम 1197 है, जिसके परिणामस्वरूप चंद्र कैलेंडर के कारण 1 से 3 दिन का अंतर हो सकता है। वह रविवार 22 दिसंबर 1782 को मैसूर का शासक बना। टीपू के कुछ राजचिन्हों में इसे 20 मुहर्रम 1197 हिजरी रविवार के रूप में दर्शाया गया है, एक साधारण राज्याभिषेक समारोह में। इसके बाद उन्होंने मराठों और मुगलों के साथ गठबंधन करके अंग्रेजों की बढ़त को रोकने का काम किया। दूसरा मैसूर युद्ध 1784 में मैंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ। मैसूर के शासक 29 दिसंबर 1782 को टीपू सुल्तान ने 32 साल की उम्र में नवाब टीपू सुल्तान बहादुर की उपाधि के साथ खुद को बादशाह या मैसूर का सम्राट घोषित किया और सिक्का चलाया। मराठा संघ के साथ संघर्ष। मराठा साम्राज्य ने अपने नए पेशवा माधवराव प्रथम के नेतृत्व में भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया। 1764 में 2 बार और फिर 1767 में टीपू के पिता को हराया। 1767 में मराठा पेशवा माधवराव ने हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों को हराया और मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में प्रवेश किया। हैदर अली ने माधवराव के अधिकार को स्वीकार कर लिया, जिन्होंने उन्हें मैसूर के नवाब की उपाधि दी। इसके बाद संधि से बचने के लिए टीपू ने पिछले युद्ध में कब्जा किए गए दक्षिणी भारत के कुछ मराठा किलों को लेने की कोशिश की और हैदर अली द्वारा मराठों को दिए जाने वाले कर को भी रोक दिया। इससे टीपू का मराठों के साथ सीधा संघर्ष हुआ, जिससे मराठा मैसूर युद्ध हुआ। मैसूर टीपू के अधीन और मराठों के बीच संघर्ष। फरवरी 1785 में नरगुंड की घेराबंदी में मैसूर की जीत हुई। फरवरी 1785 में नरगुंड की घेराबंदी में मैसूर की जीत हुई। मई 1786 के दौरान बादामी की घेराबंदी, जिसमें मैसूर ने आत्मसमर्पण कर दिया। जून 1786 में अदोनी की घेराबंदी में मैसूर ने विजय प्राप्त की। गजेंद्रगढ़ की लड़ाई जून 1786 मराठों द्वारा जीती गई। अक्टूबर 1786 के दौरान सावनौर की लड़ाई में मैसूर ने जीत हासिल की। जनवरी 1787 के दौरान बहादुर बेंदा की घेराबंदी पर मैसूर ने जीत हासिल की। मार्च 1787 में गजेंद्रगढ़ की संधि के साथ संघर्ष समाप्त हो गया, जिसके अनुसार टीपू ने हैदर अली द्वारा कब्जा किए गए सभी क्षेत्र मराठा साम्राज्य को वापस कर दिए। टीपू कलोपंत को छोड़ देगा और अदोनी, कित्तूर और नरगुंड को उनके पिछले शासकों को लौटा देगा। बादामी को मराठों को सौंप दिया जाएगा और टीपू मराठों को 4 साल की सहमत अवधि के लिए कुल 12 लाख रुपये का वार्षिक कर भी देगा। बदले में टीपू सुल्तान को वह सारा क्षेत्र मिलेगा जो उसने युद्ध के दौरान कब्जा किया था। इसमें गजेंद्रगढ़ और धारवाड़ शामिल थे। बदले में मराठों ने उनके अधिकार को मान्यता देने और टीपू सुल्तान को नवाब टीपू सुल्तान फतेह अली खान के रूप में संबोधित करने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि मराठों ने अंततः संधि से मुकर गए और चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में मराठों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना समर्थन दिया, जिससे अंग्रेजों को 1799 में मैसूर पर कब्जा करने में मदद मिली। मालाबार पर आक्रमण 1766-1790। 1766 में जब वह 15 साल का था, टीपू अपने पिता के साथ मालाबार पर आक्रमण करने गया था। उत्तरी मालाबार में थालास्सेरी में तेल्लीचेरी की घेराबंदी की घटना के बाद हैदर अली ने मालाबार में अपने क्षेत्रों को खोना शुरू कर दिया। मालाबार पर अधिकार को पुनः स्थापित करने के लिए टीपू मैसूर से आया था। नेदुमकोट्टा की लड़ाई 1789-90 के बाद मानसून की बाढ़, त्रावणकोर बलों के कड़े प्रतिरोध और श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों के हमले की खबर के कारण वह वापस चला गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1789 में टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर के धर्म राजा द्वारा कोचीन में 2 डच नियंत्रित किलों के अधिग्रहण पर विवाद किया। दिसंबर 1789 में उन्होंने कोयम्बटूर में सेना एकत्र की और 28 दिसंबर को त्रावणकोर की तर्ज पर हमला किया, ये जानते हुए कि त्रावणकोर मैंगलोर की संधि के अनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सहयोगी था।
त्रावणकोर सेना के कड़े प्रतिरोध के कारण टीपू त्रावणकोर की रेखाओं को तोड़ने में असमर्थ था और त्रावणकोर के महाराजा ने मदद के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से अपील की। जवाब में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कंपनी और ब्रिटिश सैन्य बलों को जुटाया और टीपू का विरोध करने के लिए मराठों और हैदराबाद के निजाम के साथ गठबंधन किया। 1790 इसके बाद वह कर्नाटक में उतरे और अंततः पौंडीचेरी पहुंचे, जहां उन्होंने फ्रांसीसियों को संघर्ष में शामिल करने का असफल प्रयास किया। 1791 में उनके विरोधी सभी मोर्चों पर आगे बढ़े। कॉर्नवालिस के नेतृत्व में मुख्य ब्रिटिश सेना ने बेंगलोर पर कब्जा कर लिया और श्रीरंगपटना को खतरे में डाल दिया। टीपू ने ब्रिटिश आपूर्ति और संचार को परेशान किया और स्थानीय संसाधनों को अंग्रेजों को देने से इनकार करने की जलाए गए धरती की नीति अपनाई। इस अंतिम प्रयास में वह सफल रहा, क्योंकि प्रावधानों की कमी के कारण कॉर्नवालिस को श्रीरंगपटना की घेराबंदी करने के बजाय बेंगलोर वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। वापसी के बाद टीपू ने कोयम्बटूर में सेना भेजी, जिसे उन्होंने लंबी घेराबंदी के बाद वापस ले लिया। 1792 का अभियान टीपू के लिए विफल रहा। मित्र देशों की सेना के पास पर्याप्त आपूर्ति थी और टीपू श्रीरंगपट्टनम से पहले बेंगलोर और बॉम्बे से सेनाओं के मिलन को रोकने में असमर्थ था। घेराबंदी के लगभग 2 सप्ताह बाद टीपू ने आत्मसमर्पण की शर्तों के लिए बातचीत शुरू की। आगामी संधि में उसे अपने आधे क्षेत्र मित्र देशों को सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ा और अपने 2 बेटों को बंधक के रूप में तब तक छोड़ना पड़ा जब तक कि वह अपने खिलाफ अभियान के लिए अंग्रेजों को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में निर्धारित 3 करोड़ 30 लाख रुपये का पूरा भुगतान नहीं कर देता। उसने 2 किस्तों में राशि का भुगतान किया और मद्रास से अपने बेटों को वापस ले आया। नेपोलियन का एक जंक्शन पर प्रयास। 1794 में फ्रांसीसी रिपब्लिकन अधिकारियों के समर्थन से टीपू ने कथित तौर पर मैसूर के जैकोबिन क्लब की स्थापना में मदद की, ताकि गणतंत्र के कानूनों के अनुकूल कानून बनाए जा सकें। उन्होंने एक स्वतंत्रता वृक्ष लगाया और खुद को नागरिक टीपू घोषित किया। 2005 के एक पेपर में इतिहासकार जीन बाउटिया ने तर्क दिया कि क्लब का अस्तित्व और उसमें टीपू की भागीदारी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा टीपू के खिलाफ ब्रिटिश सैन्य हस्तक्षेप को सही ठहराने के लिए गढ़ी गई थी। नेपोलियन के मिस्र पर आक्रमण की एक प्रेरणा अंग्रेजों के खिलाफ भारत के साथ एक जंक्शन स्थापित करना था। बोनापार्ट मध्य पूर्व में फ्रांसीसी उपस्थिति स्थापित करना चाहता था, जिसका अंतिम सपना टीपू साहिब से जुड़ना था। नेपोलियन ने फ्रेंच डायरेक्टरी को आश्वासन दिया कि जैसे ही वह मिस्र पर विजय प्राप्त करेगा, वह भारतीय राजकुमारों के साथ संबंध स्थापित करेगा और उनके साथ मिलकर अंग्रेजों पर उनके कब्जे में हमला करेगा। टेलीरेंट की 13 फरवरी 1798 की रिपोर्ट के अनुसार मिस्र पर कब्जा करने और किलेबंदी करने के बाद हम टीपू साहिब की सेना में शामिल होने और अंग्रेजों को भगाने के लिए स्वेद से 15,000 लोगों की एक सेना भारत भेजेंगे। नेपोलियन इस रणनीति में असफल रहा। 1799 में एकर की घेराबंदी और 1801 में अबुकिर की लड़ाई में हार गया। यद्यपि मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनमें नेपोलियन में कुछ शिक्षा के अंतर को छोड़कर आचरण और राजनीतिक विचारों की उदारता थी जो कभी कभी बूढ़े हैदर अली में दिखाई देती थी। फिर भी मुझे लगता था कि उन्होंने संकल्प की वही दृढ़ भावना दिखाई होगी जिसने टीपू साहब को अपने राजधानी शहर की सीमा पर तलवार को कसकर शहीद होने के लिए प्रेरित किया था। सर वाल्टर स्कॉट 1814 में नेपोलियन बोनापार्ट के पदत्याग पर टिप्पणी करते हुए मौत। होरेशियो नेल्सन ने 1798 में मिस्र में नील नदी की लड़ाई में फ्रांकोइस पॉल ब्रूअस डी अगेलियस को हराया। 1799 में 3 सेनाओं ने मैसूर में प्रवेश किया, एक बॉम्बे से और 2 ब्रिटिश, जिनमें से एक में आर्थर वेलेस्ली भी शामिल थे। उन्होंने चौथे मैसूर युद्ध में राजधानी श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 60,000 से अधिक सैनिक थे, जिनमें लगभग 4,000 यूरोपीय और बाकी भारतीय थे, जबकि टीपू सुल्तान की सेना की संख्या केवल 30,000 के आसपास थी। टीपू सुल्तान के मंत्रियों द्वारा अंग्रेजों के साथ मिलकर काम करने और अंग्रेजों के लिए एक आसान रास्ता बनाने के लिए दीवारों को कमजोर करने में विश्वासघात। टीपू सुल्तान की मृत्यु के कारण ब्रिटिश जनरल हैरिस ने कहा, अब भारत हमारा है। जब अंग्रेजों ने शहर की दीवारों को तोड़ दिया तो फ्रांसीसी सैन्य सलाहकारों ने टीपू सुल्तान को गुप्त मार्गों से भागने और बाकी युद्ध अन्य किलों से लड़ने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। टीपू ने प्रसिद्ध रूप से कहा था, एक दिन बाघ के रूप में जीना 1000 साल भेड़ के रूप में जीने से बेहतर है। टीपू सुल्तान की हत्या होली डिड्डी गेटवे पर हुई थी, जो श्रीरंगपट्टनम किले के उत्तर पूर्व कोण से 300 गज 270 मीटर की दूरी पर स्थित था। अगले दिन दोपहर को उन्हें गुमाज में उनके पिता की कब्र के बगल में दफनाया गया।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कई सदस्यों का मानना था कि कर्नाटक के नवाब उमदत उल उमरा ने युद्ध के दौरान गुप्त रूप से टीपू सुल्तान को सहायता प्रदान की थी और 1799 के बाद उनका पदच्युत करने की मांग की थी। इन 5 लोगों में मीर सादिक, पूर्णया, 2 सैन्य कमांडर सैयद साहिब और कमरुद्दीन और श्रीरंगपट्टनम के किले के कमांडेंट मीर नादिम शामिल हैं। हसन द्वारा वर्णित विश्वासघात का प्रकरण टीपू के निर्देशों की अवज्ञा से शुरू होता है। टीपू सुल्तान की मृत्यु पर ब्रिटेन में सार्वजनिक अवकाश घोषित कर जश्न मनाया गया। प्रशासन। टीपू ने अपने शासनकाल के दौरान एक नया कैलेंडर, नया सिक्का और 7 नए सरकारी विभाग शुरू किए तथा रॉकेटरी के उपयोग में सैन्य नवाचार किए। माइसौरी रॉकेट। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बेंगलुरु में अपने टीपू सुल्तान शहीद स्मारक व्याख्यान 30 नवंबर 1991 में टीपू सुल्तान को दुनिया के पहले युद्ध रॉकेट का प्रवर्तक कहा था। श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों द्वारा पकड़े गए इनमें से 2 रॉकेट लंदन के रॉयल आर्टिलरी संग्रहालय में प्रदर्शित किए गए थे। इतिहासकार डॉक्टर दुलारी कुरैशी के अनुसार टीपू सुल्तान एक भयंकर योद्धा राजा थे और उनकी चाल इतनी तेज थी कि दुश्मन को ऐसा लगता था कि वह एक ही समय में कई मोर्चों पर लड़ रहे हैं। टीपू दक्षिण में सभी छोटे राज्यों को अपने अधीन करने में कामयाब रहे। वह ब्रिटिश सेनाओं को हराने वाले कुछ भारतीय शासकों में से एक थे। टीपू सुल्तान के पिता ने मैसूर के रॉकेटरी के उपयोग का विस्तार किया था, रॉकेटों में और उनके उपयोग की सैन्य रसद में महत्वपूर्ण नवाचार करते हुए। उन्होंने रॉकेट लॉन्चर संचालित करने के लिए अपनी सेना में 1200 से अधिक विशेष सैनिकों को तैनात किया। ये लोग हथियारों को चलाने में कुशल थे और सिलेंडर के व्यास और लक्ष्य की दूरी से गणना किए गए कोण पर अपने रॉकेट लॉन्च करने के लिए प्रशिक्षित थे। रॉकेटों में 2 तरफ तेज ब्लेड लगे थे और जब एक साथ दागे गए तो घूम गए और एक बड़ी सेना के खिलाफ महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाया। हैदर की मृत्यु के बाद टीपू ने रॉकेट के उपयोग का बहुत विस्तार किया, एक समय में 5000 रॉकेटियरों को तैनात किया। पोलिलूर की लड़ाई के दौरान टीपू द्वारा तैनात रॉकेट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहले देखे गए रॉकेटों की तुलना में बहुत अधिक उन्नत थे। ब्रिटिश खातों में तीसरे और चौथे युद्ध के दौरान रॉकेट के इस्तेमाल का वर्णन है। 1799 में श्रीरंगपट्टनम में चरमोत्कर्ष युद्ध के दौरान ब्रिटिश गोले रॉकेट युक्त एक पत्रिका से टकराए, जिससे ये फट गया और काले धुएं का एक विशाल बादल बन गया, जिसमें विस्फोटित सफेद रोशनी के झरने युद्ध के मैदान से ऊपर उठ रहे थे। चौथे युद्ध में टीपू की हार के बाद अंग्रेजों ने मैसूर के कई रॉकेटों पर कब्जा कर लिया। ये ब्रिटिश रॉकेट विकास में प्रभावशाली बन गए, जिससे कॉनग्रेव रॉकेट को प्रेरणा मिली, जिसे जल्द ही नेपोलियन युद्धों में इस्तेमाल किया गया। नौसेना। 1786 में टीपू सुल्तान ने फिर से अपने पिता के नेतृत्व का अनुसरण करते हुए 72 तोपों वाले 20 युद्धपोतों और 65 तोपों वाले 20 फ्रिगेट से मिलकर एक नौसेना बनाने का फैसला किया। वर्ष 1790 में उन्होंने कमालुद्दीन को अपना मीर बहार नियुक्त किया और जमलाबाद और मजीदाबाद में विशाल डॉकयार्ड स्थापित किए। टीपू सुल्तान के एडमिरल्टी बोर्ड में मीर याम की सेवा में 11 कमांडर शामिल थे। एक मीर याम 30 एडमिरल का नेतृत्व करता था और उनमें से प्रत्येक के पास 2 जहाज होते थे। टीपू सुल्तान ने आदेश दिया कि जहाजों में तांबे के तल हों, एक ऐसा विचार जिसने जहाजों की लंबी उम्र बढ़ाई, और एडमिरल सुफ्रेन ने टीपू को इस विचार से परिचित कराया। सेना। अपनी निरंतर युद्ध संबंधी व्यस्तताओं के कारण हैदर और टीपू को एक अनुशासित स्थायी सेना की आवश्यकता थी। इस प्रकार राजपूतों, मुसलमानों और योग्य आदिवासी पुरुषों को पूर्णकालिक सेवा के लिए भर्ती किया गया, जिन्होंने स्थानीय मिलिशिया की जगह ली, जिसे कंदाचार कहा जाता था, जो पहले मैसूर सेना में कृषि मूल का बल था। स्थानीय मिलिशिया से वोक्कालिगाओं को हटा दिया गया, जिन्होंने सदियों से युद्धों में भाग लिया था, और उनके किराए के स्थान पर उन पर उच्च कर लगाए जाने से अप्रत्यक्ष रूप से रैयतवारी प्रणाली लागू हुई। अब रैयत अपनी कृषि गतिविधियों के लिए दासों पर निर्भर नहीं रह सकते थे, क्योंकि कुछ स्थानों पर उनके दास सेना में भर्ती थे। उच्च करों का भुगतान करने के अलावा उन्हें दासों को खिलाने और उनकी शादियों का वित्तपोषण करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती थी। इससे मैसूर में दास प्रथा कमजोर हो गई। अर्थव्यवस्था। मैसूर की आर्थिक शक्ति का चरम 18वीं शताब्दी के अंत में टीपू सुल्तान के शासन में था। अपने पिता हैदर अली के साथ मिलकर उन्होंने आर्थिक विकास के एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य मैसूर की संपत्ति और राजस्व में वृद्धि करना था। उनके शासनकाल में मैसूर ने अत्यधिक उत्पादक कृषि और कपड़ा निर्माण के साथ भारत की प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में बंगाल सूबा को पीछे छोड़ दिया। मैसूर की औसत आय उस समय निर्वाह स्तर से 5 गुना अधिक थी। टीपू सुल्तान ने कावेरी नदी पर कन्नमबाड़ी बांध, वर्तमान कृष्ण राजा सागर या KRS बांध के निर्माण की नींव रखी, जैसा कि उनके नाम की एक मौजूदा पत्थर की पट्टिका से प्रमाणित होता है, लेकिन निर्माण शुरू करने में असमर्थ थे।
बाद में बांध का निर्माण किया गया और 1938 में इसे खोल दिया गया। यह मैसूर और बेंगलोर के लोगों के लिए पीने के पानी का एक प्रमुख स्रोत है। मैसूर रेशम उद्योग की शुरुआत सबसे पहले टीपू सुल्तान के शासनकाल में हुई थी। उन्होंने रेशम की खेती और प्रसंस्करण का अध्ययन करने के लिए बंगाल सूबा में एक विशेषज्ञ को भेजा, जिसके बाद मैसूर ने पॉलीवोल्टाइन रेशम विकसित करना शुरू किया। चनपटना खिलौनों की अधिक प्रसिद्धि का पता मैसूर के ऐतिहासिक शासक टीपू सुल्तान के संरक्षण से लगाया जा सकता है। हालांकि ये खिलौने इस अवधि से पहले भी मौजूद थे और ऐतिहासिक रूप से दशहरा समारोहों के हिस्से के रूप में उपहार के रूप में दिए जाते थे। ये ज्ञात है कि वह कला और विशेष रूप से लकड़ी के काम का एक उत्साही प्रशंसक था। सड़क विकास। टीपू सुल्तान को सड़क निर्माण का अग्रणी माना जाता है। खासकर मालाबार में अपने अभियानों के हिस्से के रूप में उन्होंने अधिकांश शहरों को सड़कों से जोड़ा। विदेश से रिश्ते। मुगल साम्राज्य। हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों ही मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के प्रति नामात्र की निष्ठा रखते थे। दोनों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सभी मौजूदा संधियों में नवाब के रूप में वर्णित किया गया था। लेकिन कर्नाटक के नवाब के विपरीत उन्होंने हैदराबाद के निजाम की आधिपत्यता को स्वीकार नहीं किया। बादशाह के रूप में अपने राज्याभिषेक के तुरंत बाद टीपू सुल्तान ने मुगल सम्राट का पदभार ग्रहण करने की मांग की। शाह आलम द्वितीय के प्रति वफादार लोगों के भारी मन से उन्होंने नसीब उद दौला की उपाधि अर्जित की। टीपू एक स्वघोषित सुल्तान था। इस तथ्य ने हैदराबाद के निजाम अली खान की दुश्मनी को उसके प्रति आकर्षित किया, जिसने मुगल सम्राट को हतोत्साहित करके और मैसूर पर दावा करके अपनी दुश्मनी को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। निराश होकर टीपू सुल्तान ने उस अवधि के अन्य मुस्लिम शासकों के साथ संपर्क स्थापित करना शुरू कर दिया। टीपू सुल्तान विदेशी देशों के साथ अपनी कूटनीति के मामले में माहिर थे। उन्होंने भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी से मुक्त करने और फ्रांस की अंतर्राष्ट्रीय ताकत सुनिश्चित करने की कोशिश की। अपने पिता की तरह उन्होंने विदेशी देशों की ओर से लड़ाइयां लड़ी जो शाह आलम द्वितीय के सर्वोत्तम हित में नहीं थीं। ऐसा माना जाता है कि 10 अगस्त 1788 को गुलाम कादिर ने शाह आलम द्वितीय को अंधा कर दिया था, जिसके बाद टीपू सुल्तान फूट फूट कर रो पड़े थे। 1799 में श्रीरंगपट्टनम के पतन के बाद अंधे सम्राट को टीपू के लिए पश्चाताप तो हुआ, लेकिन हैदराबाद के निजाम पर उनका विश्वास बना रहा, जिसने अब अंग्रेजों के साथ शांति स्थापित कर ली थी। अफगानिस्तान। मराठों से भारी खतरों का सामना करने के बाद टीपू सुल्तान ने अफगान दुर्रानी साम्राज्य के शासक जमान शाह दुर्रानी के साथ पत्र व्यवहार करना शुरू किया ताकि वे अंग्रेजों और मराठों को हरा सकें। शुरुआत में जमान शाह टीपू की मदद करने के लिए सहमत हो गया, लेकिन अफगानिस्तान की पश्चिमी सीमा पर फारसी हमले ने उसकी सेनाओं को मोड़ दिया और इसलिए टीपू को कोई मदद नहीं दी जा सकी। तुर्क साम्राज्य। 1787 में टीपू सुल्तान ने ओटोमन की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल में ओटोमन सुल्तान अब्दुल हामिद आई के पास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ तत्काल सहायता का अनुरोध करते हुए एक दूतावास भेजा। टीपू सुल्तान ने ओटोमन सुल्तान से सेना और सैन्य विशेषज्ञ भेजने का अनुरोध किया। इसके अलावा टीपू सुल्तान ने मक्का, मदीना, नजफ और करबला में इस्लामी धार्मिक स्थलों के रखरखाव में योगदान देने के लिए ओटोमन से अनुमति भी मांगी। हालांकि ओटोमन स्वयं संकट में थे और अभी भी विनाशकारी ऑस्ट्रो ओटोमन युद्ध से उबर रहे थे और रूसी साम्राज्य के साथ एक नया संघर्ष शुरू हो गया था, जिसके लिए ओटोमन तुर्की को रूसियों को दूर रखने के लिए ब्रिटिश गठबंधन की आवश्यकता थी। इसलिए वह भारतीय रंगमंच पर अंग्रेजों के प्रति शत्रुतापूर्ण होने का जोखिम नहीं उठा सकता था। हिंद महासागर में बेड़ा संगठित करने में ओटोमन की असमर्थता के कारण टीपू सुल्तान के राजदूत अपने ओटोमन भाइयों से उपहार लेकर ही घर लौटे। फिर भी टीपू सुल्तान का ओटोमन साम्राज्य और विशेष रूप से उसके नए सुल्तान सेलिम तृतीय के साथ पत्राचार वर्ष 1799 में उनकी अंतिम लड़ाई तक जारी रहा। फारस और ओमान। अपने पिता की तरह टीपू सुल्तान ने फारस के जैद वंश के शासक मोहम्मद अली खान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे। टीपू सुल्तान ने ओमान सल्तनत के शासक हमद बिन सईद के साथ भी पत्राचार बनाए रखा। किंग चीन। टीपू और मैसूर का रेशम से रिश्ता 1780 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ, जब उन्होंने अपने दरबार में किंग राजवंश शासित चीन से एक राजदूत का स्वागत किया। राजदूत ने उन्हें रेशम का कपड़ा भेंट किया। कहा जाता है कि टीपू इस वस्तु से इस हद तक मोहित हो गए कि उन्होंने अपने राज्य में इसका उत्पादन शुरू करने का संकल्प लिया। उन्होंने चीन को वापसी यात्रा भेजी, जो 12 साल बाद वापस लौटी। फ्रांस। हैदर अली और टीपू दोनों ने फ्रांसीसी के साथ गठबंधन की मांग की, जो उपमहाद्वीप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती देने के लिए अभी भी पर्याप्त शक्तिशाली एकमात्र यूरोपीय शक्ति थी। 1782 में लुई 16 ने पेशवा मधुराव नारायण के साथ गठबंधन किया।
इस संधि ने बुसी को अपने सैनिकों को आइल डी फ्रांस अब मॉरिशस में ले जाने में सक्षम बनाया। उसी वर्ष फ्रांसीसी एडमिरल डी सुफ्रेन ने औपचारिक रूप से हैदर अली को लुई 16 का एक चित्र भेंट किया और उनसे गठबंधन की मांग की। नेपोलियन ने टीपू सुल्तान से संबंध बनाने के प्रयास में मिस्र पर विजय प्राप्त की। फरवरी 1798 में नेपोलियन ने टीपू सुल्तान को एक पत्र लिखा जिसमें ब्रिटिश कब्जे और योजनाओं का विरोध करने के उनके प्रयासों की सराहना की गई थी, लेकिन ये पत्र कभी टीपू तक नहीं पहुंचा और मस्कट में एक ब्रिटिश जासूस द्वारा जब्त कर लिया गया। संभावित टीपू नेपोलियन गठबंधन के विचार ने ब्रिटिश गवर्नर जनरल सर रिचर्ड वेलेस्ली, जिन्हें लॉर्ड वेलेस्ली के नाम से भी जाना जाता है, को इतना चिंतित कर दिया कि उन्होंने तुरंत टीपू सुल्तान के खिलाफ अंतिम लड़ाई के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू कर दी। सामाजिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था। टीपू सुल्तान ने हिंदू और मुस्लिम प्रजा के लिए दोनों समुदायों से न्यायाधीश नियुक्त किए। प्रत्येक प्रांत में मुसलमानों के लिए कादी और हिंदुओं के लिए पंडित नियुक्त किए गए। ऊपरी अदालतों में भी ऐसी ही व्यवस्था थी। नैतिक प्रशासन। उनके प्रशासन में शराब और वेश्यावृत्ति का उपयोग सख्त वर्जित था। भांग जैसे साइकेडेलिक्स का उपयोग और खेती भी प्रतिबंधित थी। केरल में बहुपति प्रथा पर टीपू सुल्तान ने प्रतिबंध लगा दिया था। उन्होंने सभी महिलाओं को अपने स्तन ढकने का आदेश दिया, जो कि पिछले युग में केरल में प्रचलित नहीं था। धार्मिक नीति। व्यक्तिगत स्तर पर टीपू एक कट्टर मुसलमान था जो रोजाना नमाज पढ़ता था और क्षेत्र की मस्जिदों पर विशेष ध्यान देता था। इस अवधि के दौरान लगभग 156 हिंदू मंदिरों को नियमित दान दिया गया, जिसमें श्रीरंगपटना का प्रसिद्ध रंगनाथ स्वामी मंदिर भी शामिल है। कई स्रोत टीपू के प्रशासन में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति और हिंदू मंदिरों को भूमि अनुदान और दान का उल्लेख करते हैं, जिन्हें उसकी धार्मिक सहिष्णुता के प्रमाण के रूप में उद्धृत किया जाता है। उनकी धार्मिक विरासत भारत में काफी विवाद का स्रोत बन गई है। कुछ समूहों, ईसाई और यहाँ तक कि मुसलमानों सहित, ने उन्हें धार्मिक और राजनीतिक दोनों कारणों से विश्वास या गाजी के लिए एक महान योद्धा घोषित किया है। विभिन्न स्रोत नरसंहारों, कारावास और हिंदुओं कूर के कोडवा, मालाबार के नायर और ईसाइयों मैंगलोर के कैथोलिक के जबरन धर्म परिवर्तन, चर्चों और मंदिरों के विनाश और मुसलमानों केरल के मप्पिला, महदुया मुसलमान सावनूर के शासक और हैदराबाद राज्य के लोग पर शिकंजा कसने का वर्णन करते हैं, जिन्हें कभी कभी उनके असहिष्णुता के सबूत के रूप में उद्धृत किया जाता है। ब्रिटिश खाते। ब्रिटल बैंक, हसन, चेट्टी, हबीब और सलेतारे जैसे इतिहासकारों का तर्क है कि टीपू सुल्तान द्वारा हिंदुओं और ईसाइयों के धार्मिक उत्पीड़न की विवादास्पद कहानियां काफी हद तक शुरुआती ब्रिटिश लेखकों, जो टीपू सुल्तान की स्वतंत्रता के सख्त खिलाफ थे और सुल्तान के खिलाफ पूर्वाग्रह रखते थे, जैसे जेम्स किर्कपैट्रिक और मार्क विल्क्स के काम से ली गई हैं, जिन्हें वे पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं मानते हैं और संभवतः गढ़े गए हैं। एएस चेट्टी का तर्क है कि विशेष रूप से विल्क्स के खाते पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इरफान हबीब और मुहिबुल हसन का तर्क है कि इन शुरुआती ब्रिटिश लेखकों का टीपू सुल्तान को एक अत्याचारी के रूप में प्रस्तुत करने में एक मजबूत निहित स्वार्थ था, जिससे अंग्रेजों ने मैसूर को मुक्त कराया था। यह आकलन ब्रिटल बैंक द्वारा उनके हालिया काम में दोहराया गया है, जहां वह लिखती हैं कि विल्क्स और किर्कपैट्रिक का उपयोग विशेष सावधानी के साथ किया जाना चाहिए, क्योंकि दोनों लेखकों ने टीपू सुल्तान के खिलाफ युद्धों में भाग लिया था और लॉर्ड कॉर्नवालिस और रिचर्ड वेलेस्ली, प्रथम मार्केस वेलेस्ली के प्रशासन से निकटता से जुड़े थे। हिंदुओं के साथ संबंध। टीपू सुल्तान के कोषाध्यक्ष कृष्ण राव थे। शमैया अयंगर उनके डाक और पुलिस मंत्री थे। उनके भाई रंगा अयंगर भी एक अधिकारी थे और पुरनया ने मीर आसफ का बहुत महत्वपूर्ण पद संभाला था। मूलचंद और सुजान राय मुगल दरबार में उनके मुख्य प्रतिनिधि थे और उनके प्रमुख पेशकार सुब्बा राव भी एक हिंदू थे। माइसौर गजट के संपादक ने अपने दरबार और मंदिरों के बीच पत्राचार की रिपोर्ट दी है और उन्होंने कई मंदिरों को आभूषण और भूमि अनुदान दान किया था, जो उन्हें हिंदू शासकों के साथ गठबंधन बनाने के लिए मजबूर किया गया था। 1782 और 1799 के बीच टीपू सुल्तान ने अपने क्षेत्र में मंदिरों को बंदोबस्ती के 34 सनद कार्य जारी किए, साथ ही उनमें से कई को चांदी और सोने की प्लेट के उपहार भी दिए। नंजनगुड के श्रीकांतेश्वर मंदिर में अभी भी सुल्तान द्वारा भेंट किया गया एक रत्नजड़ित प्याला है। उन्होंने एक हरे रंग का लिंग भी दिया। श्रीरंगपटना के रंगनाथ मंदिर को उन्होंने 7 चांदी के प्याले और 1 चांदी का कपूरदान दान किया। यह मंदिर उनके महल से बमुश्किल 1 पत्थर की दूरी पर था, जहां से वे मंदिर की घंटियों की आवाज और मस्जिद से मुअज्जिन की आवाज को समान सम्मान के साथ सुनते थे। कलाले के लक्ष्मीकांत मंदिर को उन्होंने 4 प्याले, 1 प्लेट और चांदी का स्पिटून भेंट किया। 1791 में मराठा माइसौर युद्ध के दौरान रघुनाथ राव पटवर्धन के नेतृत्व में मराठा घुड़सवारों के एक समूह ने श्रृंगेरी शंकराचार्य के मंदिर और मठ पर छापा मारा। उन्होंने ब्राह्मणों सहित कई लोगों को घायल कर दिया और मार डाला।
मठ की सभी मूल्यवान संपत्तियों को लूट लिया और देवी शारदा की छवि को विस्थापित करके मंदिर को अपवित्र कर दिया। वर्तमान शंकराचार्य ने मदद के लिए टीपू सुल्तान से याचिका दायर की। कन्नड़ में लिखे गए लगभग 30 पत्र, जो टीपू सुल्तान के दरबार और श्रृंगेरी शंकराचार्य के बीच आदान प्रदान किए गए थे, 1916 में मैसूर में पुरातत्व निदेशक द्वारा खोजे गए थे। छापे की खबर पर टीपू सुल्तान ने अपना आक्रोश और दुख व्यक्त किया। जिन लोगों ने ऐसे पवित्र स्थान के विरुद्ध पाप किया है, उन्हें इस कलियुग में निकट भविष्य में अपने दुष्कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है। असर्बे क्रियते कर्म रुदाद्भिरनुभूते। लोग बुरे कर्म हंसते हुए करते हैं, लेकिन परिणाम रोते हुए भुगतते हैं। उन्होंने तुरंत बेदनूर के आसफ को आदेश दिया कि वह स्वामी को 200 राहती, फनम, नकद और अन्य उपहार और लेख प्रदान करें। श्रृंगेरी मंदिर में टीपू सुल्तान की रुचि कई वर्षों तक जारी रही और वह 1790 के दशक में भी स्वामी को पत्र लिख रहा था। इस और अन्य घटनाओं के प्रकाश में इतिहासकार बी सालेतारे ने टीपू सुल्तान को हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में वर्णित किया है, जिन्होंने मेलकोट में एक सहित अन्य मंदिरों का भी संरक्षण किया, जिसके लिए उन्होंने कन्नड़ फरमान जारी किया कि वहां श्री वैष्णव आह्वानात्मक छंदों को पारंपरिक रूप में सुनाया जाना चाहिए। मेलकोट के मंदिर में अभी भी सोने और चांदी के बर्तन हैं, जिन पर शिलालेख हैं जो दर्शाते हैं कि उन्हें सुल्तान ने प्रस्तुत किया था। टीपू सुल्तान ने कलाले के लक्ष्मीकांत मंदिर को 4 चांदी के कप भी भेंट किए। ऐसा प्रतीत होता है कि टीपू सुल्तान ने ब्राह्मणों और मंदिरों को दिए गए भूमि के अनधिकृत अनुदानों को वापस ले लिया था, लेकिन जिनके पास उचित सनद प्रमाण पत्र थे, उन्हें नहीं लिया गया। मैसूर के बाहर कोडवाओं पर अत्याचार। मुख्य लेख, सेरिंगपट्टम में कोडवाओं की कैद। टीपू ने कुर्नूल के नवाब रनमुस्त खान को कोडवाओं पर एक आश्चर्यजनक हमला करने के लिए भेजा, जो हमलावर मुस्लिम सेना द्वारा घेर लिए गए थे। 500 लोग मारे गए और 40,000 से अधिक कोडवा जंगलों में भाग गए और पहाड़ों में छिप गए। राजा के साथ हजारों कोडवाओं को पकड़ लिया गया और श्रीरंगपट्टनम में बंदी बना लिया गया। मुहिबुल हसन, प्रो. शेख अली और अन्य इतिहासकारों ने विशेष रूप से कुर्ग में निर्वासन और जबरन धर्मांतरण के पैमाने पर बहुत संदेह जताया है। हसन कहते हैं कि टीपू द्वारा पकड़े गए कोडवा की वास्तविक संख्या का अनुमान लगाना मुश्किल है। रनमुस्त खान को लिखे एक पत्र में टीपू ने स्वयं कहा, हम अत्यंत तेजी से आगे बढ़े और तुरंत ही 40,000 अवसरवादी और विद्रोह उत्तेजक कोडवाओं को बंदी बना लिया, जो हमारी विजयी सेना के आने से घबराकर जंगलों में छिप गए थे और ऊंचे पहाड़ों पर छिप गए थे, जहां पक्षी भी नहीं पहुंच सकते थे। फिर उन्हें उनके मूल देश विद्रोह के मूल स्थान से दूर ले जाकर हमने उन्हें इस्लाम के सम्मान में उठाया और उन्हें हमारे अहमदी कोर में शामिल कर लिया। सिक्का प्रणाली। टीपू सुल्तान का सिक्का 18वीं शताब्दी के दौरान भारत में ढाले गए सबसे जटिल और आकर्षक सिक्कों में से एक है। स्थानीय दक्षिण भारत के सिक्के प्राचीन काल से ही मैसूर के इलाके में ढाले जाते रहे हैं, जिसमें 11वीं शताब्दी के आसपास पहला सोने का सिक्का हाथी शिवालय पेश किया गया था और अन्य शिवालय अगली शताब्दियों तक चलते रहे। हैदर अली 1761-1782 के शासनकाल तक ये शिवालय हमेशा दक्षिण भारतीय शैली में ही थे, जिन्होंने फारसी किंवदंतियों के साथ शिवालयों को जोड़ा। साथ ही कुछ बहुत ही दुर्लभ सोने की मोहरें और चांदी के रुपये हमेशा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के नाम पर और उनके नाम के पहले अक्षर के रूप में अरबी अक्षर लिखा। उनके उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान ने पूरी तरह से नई किंवदंतियों के साथ शिवालय, मोहरें और रुपये जारी करना जारी रखा। तांबे के मामले में नया बड़ा पैसा हैदर अली ने अपनी मृत्यु से 2 साल पहले 1195 में शुरू किया था, जिसके अग्रभाग पर हाथी और पीछे की ओर टकसाल था, और इसे टीपू सुल्तान के शासनकाल में जारी रखा गया, जिन्होंने अन्य मूल्यवर्ग जोड़े। टीपू सुल्तान ने विभिन्न मूल्यवर्गों के लिए नए फारसी नामों का एक सेट पेश किया, जो सभी सोने और चांदी के सिक्कों और कुछ तांबे के सिक्कों पर दिखाई देते हैं। वे थे: तांबा कुतुब 1/8 पैसा फारसी में ध्रुव तारा के लिए अख्तर, 1/4 पैसा तारा के लिए बहराम, आधा पैसा मंगल ग्रह के लिए जोहरा, पैसा शुक्र ग्रह के लिए या तो ओथमानी, डबल पैसा रशीद उनका तीसरा खलीफा या मुश्तरी, बृहस्पति ग्रह के लिए। चांदी खिजरी 1/32 रुपये के लिए खिजर पैगंबर काजिमी, 1/16 रुपये के लिए 7वें शिया इमाम मूसा के लिए जाफरी, 1/16 रुपये के लिए 8 रुपये जाफर अल सादिक, छठा शिया इमाम 1/4 रुपये के लिए बाकिरी, मोहम्मद अल बाकिर 5वें इमाम आधा रुपये के लिए आबिदी, अली ज़ैन अल अबिदीन चौथे इमाम रुपये के लिए इमामी, 12 शिया इमामों का संदर्भ डबल रुपये के लिए हैदरी, शेर अली बी के लिए अबी तालिब जो चौथे खलीफा और पहले शिया इमाम थे। सोना फारूकी शिवालय के लिए उमर अल फारूक दूसरा खलीफा सादिकी,
दोहरे शिवालय के लिए अबू बकर अल सादिक पहला खलीफा अहमदी। 4 शिवालय के लिए सबसे प्रशंसित इस्लामी पैगंबर मोहम्मद के नामों में से एक। अपने पहले 4 वर्षों के दौरान बड़ा सोने का सिक्का मोहर था, जिसका औसत वजन लगभग 10.95 ग्राम 1197-1200 था, जिसे मौलूदी प्रणाली M12-15-12-19 में कैलेंडर परिवर्तन के साथ 13.74 ग्राम के 4 शिवालय से बदल दिया गया। सिक्का डेटिंग प्रणाली। यह मूल्यवर्ग हिजरी तिथि वाले सोने के सिक्कों पर नहीं दिखाई देता है, लेकिन सभी मौलूदी तिथि वाले सिक्कों पर इसे जोड़ दिया गया है। अपने प्रथम वर्ष के प्रारंभ में टीपू सुल्तान ने हिजरी काल निर्धारण प्रणाली को त्याग दिया तथा मौलूदी प्रणाली अरबी शब्द वलाद से लिया गया है, जिसका अर्थ जन्म है, को शुरू किया, जो सौर वर्ष तथा मोहम्मद के जन्म वर्ष वास्तव में 571। लेकिन किसी रहस्यमय कारण से टीपू सुल्तान ने अपने कर्मचारियों के लिए इसे 572 मान लिया पर आधारित थी। अपने शासनकाल की शुरुआत से ही टीपू सुल्तान ने अपने शासनकाल के वर्ष के साथ साथ इस दोहरे पैगोडा सहित बड़े चांदी और सोने के सिक्कों पर भारतीय चक्रीय वर्ष का नाम भी जोड़ा। प्रत्येक नाम फारसी है, हालांकि कई उदाहरणों में भारत में नामों का अर्थ ईरानी अर्थ से अलग था, यहाँ संकेत नहीं दिया गया है। भारतीय अर्थों के अनुसार ये चक्रीय वर्ष हैं, जबकि चक्रीय 37 के लिए, जो उसके वर्ष 1 शुद्धक के अनुरूप था, अजल 38 के लिए अनंत काल वर्ष 2 जलाल, 39 के लिए वैभव वर्ष 3 दल्व, 40 के लिए कुंभ राशि वर्ष 4 शाह, 41 के लिए राजा वर्ष 5 सारा, 42 के लिए सुगंधित वर्ष 6 शराब, 43 के लिए कृष्णा वर्ष 7 चिता, 44 के लिए सर्दियों वर्ष 8, 45 के लिए जबरजाद पुखराज वर्ष 9 सहर, भोर वर्ष 10 सहर, जादूगर वर्ष 11। मूल्यांकन और विरासत। टीपू सुल्तान के बारे में आकलन अक्सर भावुक और विभाजित रहे हैं। लगातार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकारों ने अक्सर टीपू सुल्तान की स्मृति और उनके शासन के स्मारकों और अवशेषों का जश्न मनाया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी काफी हद तक आलोचनात्मक रही है। भारत में स्कूल और कॉलेज की पाठ्यपुस्तकें आधिकारिक तौर पर उन्हें 18वीं सदी के कई अन्य शासकों के साथ स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मान्यता देती हैं, जिन्होंने यूरोपीय शक्तियों से लड़ाई लड़ी थी। भारत के संविधान की मूल प्रति में टीपू सुल्तान की एक पेंटिंग है। 2017 में 14वें भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्य सचिवालय विधानसौधा के हीरक जयंती समारोह के अवसर पर कर्नाटक विधानसभा में अपने संबोधन में टीपू सुल्तान की प्रशंसा करते हुए कहा कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरतापूर्वक मरे। वे युद्ध में माइसौर रॉकेट के विकास और उपयोग में भी अग्रणी थे। इस तकनीक को बाद में यूरोपीय लोगों ने अपनाया। टीपू सुल्तान को पाकिस्तान में भी एक नायक के रूप में सराहा जाता है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि वह टीपू सुल्तान को एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मानते हैं। टीपू ने गंजिफा कार्ड जैसे कला रूपों को भी संरक्षण दिया, जिससे इस कला रूप को प्रभावी रूप से बचाया जा सका। माइसौर के गंजिफा कार्ड को आज जीआई टैग प्राप्त है। तलवार और बाघ। टीपू सुल्तान ने नेदुमकोट्टा की लड़ाई 1789 के दौरान त्रावणकोर के नायरों के साथ युद्ध में अपनी तलवार खो दी थी, जिसमें त्रावणकोर सेना और ब्रिटिश सेना के गंभीर संयुक्त हमले के कारण उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा था। राजा केशवदास के नेतृत्व में नायर सेना ने अलुवा के पास फिर से टीपू की सेना को हराया। महाराजा धर्मराजा ने प्रसिद्ध तलवार आरकोट के नवाब को दी, जिनसे तलवार को आरकोट पर कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने युद्ध ट्रॉफी के रूप में ले लिया और लंदन भेज दिया। तलवार लंदन के मैनचेस्टर स्क्वायर नंबर 1 के वाले संग्रह में प्रदर्शित थी। टीपू को आमतौर पर माइसौर के बाघ के रूप में जाना जाता था और उन्होंने इस जानवर को अपने शासन के प्रतीक बुबरीक बाबरीक के रूप में अपनाया था। ऐसा कहा जाता है कि टीपू सुल्तान एक फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार कर रहे थे। वे वहां एक बाघ के आमने सामने आ गए। बाघ ने सबसे पहले फ्रांसीसी सैनिक पर झपट्टा मारा और उसे मार डाला। टीपू की बंदूक काम नहीं आए और बाघ के उस पर कूदने से उसका खंजर जमीन पर गिर गया। वह खंजर के लिए पहुंचा, उसे उठाया और उससे बाघ को मार डाला। इसने उन्हें माइसौर का बाघ नाम दिया। यहां तक कि उन्होंने फ्रांसीसी इंजीनियरों से अपने महल के लिए एक यांत्रिक बाघ भी बनवाया था। यह उपकरण, जिसे टीपू के बाघ के रूप में जाना जाता है, कभी कभी यह बाघ बहुत अलंकृत होता था और चित्र के भीतर शिलालेख होते थे, जो टीपू के धर्म इस्लाम की ओर संकेत करते थे। इतिहासकार अलेक्जेंडर बीटसन ने बताया कि उनके महल में कई तरह की अनोखी तलवारें, खंजर, फ्यूसिल, पिस्तौल और ब्लंडरबस पाए गए थे। कुछ बेहतरीन कारीगरी के थे, जो सोने या चांदी से जड़े हुए थे और खूबसूरती से बाघों के सिर और धारियों या फारसी और अरबी छंदों के साथ जड़े और अलंकृत थे।
श्रीरंगपट्टनम में टीपू द्वारा अपनी आखिरी लड़ाई में इस्तेमाल की गई आखिरी तलवार और उनके द्वारा पहनी गई अंगूठी को ब्रिटिश सेना ने युद्ध ट्रॉफी के रूप में अपने कब्जे में ले लिया। अप्रैल 2004 तक उन्हें मेजर जनरल ऑगस्टस W.H. मेरिक और नैन्सी डोवेगर की ओर से संग्रहालय को उपहार के रूप में ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में प्रदर्शित किया गया था। अप्रैल 2004 में लंदन में एक नीलामी में विजय माल्या ने टीपू सुल्तान की तलवार और कुछ अन्य ऐतिहासिक कलाकृतियां खरीदी और उन्हें भारत वापस ले आए। अक्टूबर 2013 में टीपू सुल्तान के स्वामित्व वाली और उनकी बाबरी बाघधारी आकृति से सजी एक और तलवार सामने आए और सोथबी द्वारा नीलाम की गई। इसे एक टेलीफोन बोलीदाता द्वारा 98,500 पाउंड में खरीदा गया था। टीपू सुल्तान जयंती 2015 में कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व में कर्नाटक सरकार ने टीपू की जयंती को टीपू सुल्तान जयंती के रूप में मनाना शुरू किया। कांग्रेस शासन ने इसे 20 नवंबर को मनाए जाने वाले वार्षिक कार्यक्रम के रूप में घोषित किया। इसे आधिकारिक तौर पर कर्नाटक में शुरू में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और बाद में कन्नड़ और संस्कृति विभाग द्वारा मनाया गया। हालांकि 29 जुलाई 2019 को अगले मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, जो भारतीय जनता पार्टी भाजपा से संबंधित हैं, ने समारोह को रद्द करने का आदेश देते हुए कहा, कोडागू के विधायकों ने टीपू जयंती के दौरान हिंसा की घटनाओं को उजागर किया था। समारोह के रद्द होने पर आपत्ति जताते हुए पिछले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, बीजेपी ने अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी नफरत के कारण इसे रद्द कर दिया है। यह एक बड़ा अपराध है। वह टीपू मैसूर के राजा थे और एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। उनके समय में ही कृष्ण राजा सागर बांध की नींव रखी गई थी। उन्होंने उद्योग, कृषि और व्यापार को बेहतर बनाने की भी कोशिश की थी। पिछले साल तत्कालीन मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी सहित एक भी JDS नेता ने इस कार्यक्रम में भाग नहीं लिया, जिससे यह एक उपद्रव बन गया। लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इससे पहले भाजपा और RSS की इस समारोह के आयोजन का विरोध करने के लिए आलोचना की थी और पूछा था, जब RSS नाथुराम गोडसे का जश्न मना सकता है, तो क्या हम टीपू सुल्तान का जश्न नहीं मना सकते।